गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान में आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री की। मैं इससे पहले के कई वीडियोज जिनमें अपन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि की चर्चा कर चुके हैं, उनमें एक बात हर वीडियो में दोहराई है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं पाई जाती है। एक जिसे हम नाममात्र कार्यपालिका कहते हैं, और एक जिसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। भारतीय संविधान भारत में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपता है, और राज्यों के संबंध में ये समस्त शक्तियां राज्यपाल को सौंपता है। लेकिन ये दोनों ही व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये नाममात्र की कार्यपालिका है। भारतीय संविधान जिसे हम वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोगकर्ता कहते हैं, वो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। केंद्र में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से, और राज्यों में मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से जो शक्तियां संविधान राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है, उनका प्रयोग करते हैं। इसलिए हमें इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखना है कि संसदीय शासन व्यवस्था के कारण से शक्तियां निश्चित रूप से केंद्र के लिए राष्ट्रपति के नाम से और राज्य के लिए राज्यपाल के नाम से गिनाई गई है, लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग केंद्र में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से और राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री के माध्यम से करता है। आज अपन इन्हीं राज्य की वास्तविक कार्यपालिका यानी कि मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। कोई भी कहीं पर भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। याद रखिएगा, जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, ये निर्वाचित नहीं होते बल्कि नियुक्त होते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा और राज्य में मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को अनुच्छेद 164 ये कहता है कि राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। यानी कि विधानसभा में जो बहुमत दल होगा वो अपना नेता निर्वाचित करेगा और उसी नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ऐसा अनुच्छेद 164 में कहा गया है। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में विवेक से ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल राजस्थान में 200 सीटें हैं और बहुमत के लिए 101 सीट का आंकड़ा चाहिए। यदि किसी भी दल को 101 सीट प्राप्त नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करके उसे बहुमत साबित करने का अवसर दे सकता है। प्राय एक परंपरा अपनाई जाती है कि अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसको एक निश्चित समय में बहुमत साबित करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि विधानसभा में जो भी सबसे बड़ा दल है, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की है, उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ऐसी परंपरा है, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये उसके विवेक का प्रश्न है। योग्यता, संविधान में योग्यता का कोई निर्धारण नहीं। याद रखिएगा, संविधान में ना तो प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता बतलाई गई है, ना ही मुख्यमंत्री के लिए कोई योग्यता बतलाई गई है। केवल कुछ संकेत दिए गए हैं कि जैसे प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि वो लोकसभा का सदस्य हो, या मुख्यमंत्री के लिए कहा गया कि वह विधानसभा का सदस्य हो। इसके अलावा कोई योग्यताओं का वर्णन नहीं मिलता। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि एक प्रधानमंत्री के लिए संसद सदस्य होने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो हो, और मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा के सदस्य के रूप में जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए। वह विधानसभा का सदस्य हो और सदस्य
न होने पर 6 माह में किसी भी सदन की सदस्यता आवश्यक है। यानी कि मुख्यमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वो उस राज्य की विधानसभा का सदस्य हो। अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह में किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। एक सदन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिन राज्यों में 2 सदन है, हमारे यहाँ भारत में वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। जहाँ पर 2 सदन है वहाँ पर मुख्यमंत्री को दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक है, और जहाँ पर एक ही सदन है यानी कि विधानसभा, तो वहाँ पर उसको 6 माह के भीतर भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। अगर वो 6 माह में विधानसभा की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसको पद रिक्त करना पड़ेगा। पदावधि विधानसभा में बहुमत रहने तक, यानी कि वैसे देखा जाए तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं। हालांकि हम अमूमन ये कह देते हैं कि मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, लेकिन ये अवधि 5 वर्ष से कम भी हो सकती है और 5 वर्ष से अधिक भी हो सकती है। यानी कि वो तभी तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसके दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। जिस दिन विधानसभा में उसका बहुमत समाप्त हो जाता है उस दिन मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल वहीं तक है जब तक उसके दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। सामान्यतया मुख्यमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से विधानसभा के अगले चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के गठन तक पद पर बना रहता है। इसका आप इससे आकलन लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। वो जिस दिन अपना पद ग्रहण करता है उस तिथि से अगले विधानसभा के चुनाव तक, अगला विधानसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। वो 5 वर्ष से पहले भी भंग की जा सकती है और आपातकाल में 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। तो जब अगला चुनाव होता है विधानसभा का, उस अगले चुनाव के बाद जब नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तब तक वर्तमान मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। जब भी आम चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देती है, लेकिन मुख्यमंत्री चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करता है। यानी कि इसका मतलब कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता, जब तक अगला मंत्रिमंडल गठन नहीं हो जाता तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। लेकिन इससे पहले भी राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी कभी भी मुख्यमंत्री राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकता है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र पूरी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है, यानी पूरी मंत्रिपरिषद ही समाप्त मानी जाएगी। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पद त्याग करता है। इस 5 वर्ष की अवधि के बीच में जब भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। पूरे मंत्रिपरिषद का मतलब इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है और समस्त मंत्री भी शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरे मंत्रिपरिषद को जाना पड़ेगा। राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल अपनी विवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान के अधीन जो नियम है उनके तहत मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। अभी हम राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों का अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। शपथ, मुख्यमंत्री को संबंधित राज्य का राज्यपाल पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी कि मुख्यमंत्री अपने राज्य के राज्यपाल के सामने पद और गोपनीयता की, यानी कि 2 प्रकार की ही शपथ ग्रहण करता है। एक तो मंत्री पद की शपथ और एक गोपनीयता की शपथ। उसको शपथ संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। कार्य एवं अधिकार, यानी कि मुख्यमंत्री के मौलिक रूप से क्या कार्य है। देखिए, हम राज्यपाल के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जिन शक्तियों का वर्णन राज्यपाल की शक्तियों के रूप में किया है उन समस्त शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा
किया जाता है। इसलिए जो शक्तियां राज्यपाल की शक्तियां हैं वो वास्तव में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियां हैं, वो हम अध्ययन वहां कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ कार्य, कर्तव्य, अधिकार जो है मुख्यमंत्री के, उनके ऊपर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष यानी कि मुख्यमंत्री अपने राज्य का वास्तविक अध्यक्ष होता है। कहने के लिए राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है, लेकिन शासन का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। सरकार वही चलाता है, शासन वही चलाता है, प्रशासन वही चलाता है। इसलिए वास्तविक अध्यक्ष जो है राज्य का वो मुख्यमंत्री है और वही उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है जो संविधान राज्यपाल को सौंपता है। इस रूप में वह अपने मंत्रियों, संसदीय सचिवों का चयन, विभागों का वितरण, पदमुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों एवं महाधिवक्ता आदि की नियुक्ति करता है। क्योंकि वह राज्य का वास्तविक शासक है, इस रूप में वह कई कार्य संपन्न करता है। जैसे अपने समस्त मंत्रियों की, जो भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, वो उन समस्त की नियुक्ति करता है। ये उसका विवेक है कि वो किस व्यक्ति को किस पद पर नियुक्त करता है, कितने व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में लेता है, वो उस अपने विवेक से कार्य करता है। इसके अलावा संसदीय सचिवों को भी नियुक्त करने का कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। समस्त मंत्रियों के विभागों का वितरण, विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री ही करता है। वही ये तय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा। पद मुक्ति, जब चाहे किसी भी व्यक्ति को जो मंत्री पद पर या संसदीय सचिव पद पर कार्यरत है उसको पद मुक्त कर सकता है, उससे त्यागपत्र ले सकता है या उसे मंत्री परिषद से बर्खास्त भी कर सकता है। ये मुख्यमंत्री का विवेक है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, जो भी राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उसमें जितने भी नियमानुसार अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उन समस्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। हालांकि आदेश राज्यपाल की कलम से निकलते हैं, लेकिन उन आदेशों की पालना मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार होती है। महाधिवक्ता आदि की नियुक्ति यानी कि राज्य का जो मुख्य विधि अधिकारी होता है जिसे महाधिवक्ता कहते हैं, उसकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। केंद्र में केंद्र का विधि अधिकारी जो होता है वो महान न्यायवादी होता है और राज्य में राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। असैनिक पदाधिकारियों के स्थानांतरण व राज्य नीति का निर्धारण यानी कि जितने भी लोक सेवक हैं, हम लोक सेवक का मतलब जो असैनिक कर्मचारी है, सेना के अलावा असैनिक जो कर्मचारी है, उन समस्त व्यक्तियों का स्थानांतरण करने का अधिकार मुख्यमंत्री को प्राप्त है। वो अपने अधीनस्थ मंत्रियों के माध्यम से अलग अलग विभागों के जरिए इन व्यक्तियों का यानी कि जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं इसका स्थानांतरण करता है और साथ ही साथ राज्य की नीति का निर्धारण भी करता है। राज्य में क्या कार्य किए जाएंगे, कौन सी योजनाएं बनाई जाएगी, कौन से वित्तीय या अन्य कार्य, लोक कल्याण के कार्य आदि किए जाएंगे, इन समस्त का निर्धारण मुख्यमंत्री के द्वारा अपने अधीनस्थ मंत्रियों के माध्यम से किया जाता है। नीति आयोग में राज्य का प्रतिनिधित्व, पहले योजना आयोग हुआ करती थी, उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। जो राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी उसको भी भंग करके नीति आयोग में उसको समाहित कर दिया गया है। पहले जो राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता था और वर्तमान में जो नीति आयोग है उसमें प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री भी सदस्य होता है और अपने राज्य के संबंध में जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसमें वो अपना पक्ष रखता है। इसलिए नीति आयोग में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, याद रखिएगा मंत्रिपरिषद की जब भी बैठक होती है उस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। यदि किसी कारण से मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर यदि मुख्य उप मुख्यमंत्री है तो वो करेगा या मुख्यमंत्री जिसे नियुक्त करता है वो व्यक्ति मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। प्राय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तथा सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन, अनुच्छेद 164(2). सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब हो कि सब एक साथ तैरते, सब एक साथ डूबते हैं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो भी गलती करता है, जो भी गलत कार्य करता है, मंत्रिपरिषद का जो भी सदस्य, उसके नाते सारे व्यक्ति एक साथ उत्तरदायी है। इसको सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है और विधानमंडल में इस सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण से ही सभी व्यक्ति एक साथ हटाए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा अविश्वास प्रस्ताव
यदि मुख्यमंत्री के विरुद्ध पारित हो जाए या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पारित हो जाए या एक मंत्री के विरुद्ध भी पारित हो जाए, तब भी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। मंत्रिपरिषद से भिन्नता रखने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करना। यदि मंत्रिपरिषद में ऐसे व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की नीतियों से अलग मत रखते हैं, भिन्नता रखते हैं, मत भिन्नता रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री चाहे तो बर्खास्त भी कर सकता है। राज्यपाल को राज्य के प्रशासन में विधायी संबंधी कार्यों की जानकारी प्रदान करना। अनुच्छेद 167 क व ख के तहत यह मुख्यमंत्री का दायित्व है कि समय समय पर राज्यपाल से मिलकर राज्यपाल को प्रशासन और विधायी संबंधी कार्यों की जानकारी प्रदान करे। वो ये भी बताए कि आगामी विधानसभा में कौन कौन से विधेयक रखे जाएंगे, किन किन को पारित करवाने का प्रयास किया जाएगा और वर्तमान में प्रशासन में क्या चल रहा है। ये समस्त कार्य मुख्यमंत्री के हैं जो राज्यपाल को वो समय समय पर मिलकर उसको उसकी जानकारी प्रदान करता है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को करना। अनुच्छेद 174 2 ख यह घोषणा करता है कि यदि समय से पहले विधानसभा को भंग करना हो तो मंत्रिपरिषद विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल को करता है। यानी कि मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर विधानसभा को समय से पहले भंग कर सकता है। पद विमुक्ति यानी कि राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियां, ये वो शक्तियां हैं जो राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री की सलाह के भी कर सकता है। हालांकि संविधान के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा, लेकिन राज्यपाल कुछ मायनों में राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली है। राष्ट्रपति के पास संविवेकीय शक्तियां नहीं है, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की इच्छा के अनुसार चलने को बाध्य है, जबकि राज्यपाल जो है वो राज्य की मंत्रिपरिषद की इच्छा के अनुसार अक्सरश चले, ये आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 163 2 राज्यपाल की कुछ संविवेकीय शक्तियों की ओर इशारा करता है और खास बात यह कि ये संविवेकीय शक्तियां वाद योग्य नहीं है। यानी कि इन संविवेकीय शक्तियों के प्रयोग के कारण से किसी भी रूप में न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता या न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कौन कौन सी वो शक्तियां हैं जो राज्यपाल संविवेकीय शक्तियों के रूप में प्रयोग करता है? विधानसभा में बहुमत समाप्ति पर त्यागपत्र और त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। यानी कि अगर कार्यरत मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाए, यानी कि उसके दल को विधानसभा में बहुमत ना रहे, तब नियमानुसार मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन यदि मुख्यमंत्री हठधर्मी बना रहे, त्यागपत्र ना दे, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। यह केवल उसी परिस्थिति में इस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा जब मुख्यमंत्री के दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त ना हो। राज्यपाल के कहने के उपरांत भी विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध न करे तब राज्यपाल द्वारा बर्खास्त। यानी कि राज्यपाल को यह लगे कि मुख्यमंत्री के दल का सदन में बहुमत समाप्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री को विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कहेगा। लेकिन यदि उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन नहीं बुलाए, बहुमत साबित नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। यह तभी प्रयोग में लाया जाएगा जब राज्यपाल को यह लगे कि वर्तमान मुख्यमंत्री का विधानसभा में बहुमत नहीं रह गया है। संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है अनुच्छेद 356 के अनुसार, और उसमें यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए, तभी मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाएगा। मान लीजिए अनुच्छेद 356 लग गया, तो ऐसी स्थिति में राज्य के संबंध में संपूर्ण शक्तियां
जो केंद्र के पास स्थानांतरित हो जाती है और उस समय राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के दिशा निर्देश के अनुसार राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद मुख्यमंत्री त्यागपत्र ना दे तो राज्यपाल द्वारा बर्खास्त। यदि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र ना दे, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल संपूर्ण मंत्रिपरिषद को मुख्यमंत्री सहित बर्खास्त कर सकता है। ये कुछ संविवेक की शक्तियां थी जिसके मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री को और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। यह भी याद रखिएगा कि ये संविवेक की शक्तियां या इस प्रकार की संविवेक की शक्तियां जिसमें मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाता है, इस प्रकार की शक्तियां केंद्र में राष्ट्रपति के पास नहीं है। यह केवल राज्यों के संबंध में राज्यपाल को सौंपी गई है। राजस्थान मुख्यमंत्री कुछ तथ्य। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ मोटे मोटे तथ्यों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे तथ्य जो प्राय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और विशेष रूप से तैयार कीजिएगा। राज्य के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री, अब तक राजस्थान में 3 मुख्यमंत्री मनोनीत हुए हैं, यानी कि निर्वाचित नहीं, मनोनीत, जो किसी के द्वारा मनोनीत किए गए। पहले थे श्री हीरालाल शास्त्री, दूसरे थे श्री CS वेंकटाचारी और तीसरे थे जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को जब मनोनीत किया गया था तो वो चुनाव में जीत नहीं पाए थे, हार गए थे और इस कारण से उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जो 3 मार्च 1952 को चुनाव के माध्यम से जीत कर आए थे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, यानी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। जयनारायण व्यास मनोनीत और निर्वाचित होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। जयनारायण व्यास को पहले मनोनीत किया गया था लेकिन वो चुनाव में नहीं जीत सके थे, इसलिए उनको त्यागपत्र देना पड़ा और दूसरी बार वो निर्वाचित हुए थे, चुनाव में जीत कर आए, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मोहनलाल सुखाड़िया जो उदयपुर से थे, सर्वाधिक लंबी अवधि एवं सर्वाधिक 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर के रहने वाले, ये राजस्थान के अब तक के सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और सर्वाधिक 4 बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया ही रहे। राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां थे जो जोधपुर के रहने वाले थे और ये 1971 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। एकमात्र अब तक राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जो अल्पसंख्यक समुदाय से आए हैं, यानी कि मुस्लिम थे। बरकतुल्ला खां ये जोधपुर के थे और 1971 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। राज्य के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे जो 1977 में मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि 1977 से पहले जितने भी मुख्यमंत्री बने राजस्थान में वो सारे कांग्रेसी थे और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार राजस्थान में 1977 में बनी, तब भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने थे। राज्य के अनुसूचित जाति से बने पहले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे जो 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक पद पर रहे। SC के यानी कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति भी राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे। पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया जो 6 जून 1980 को मुख्यमंत्री बने और 13 जुलाई 1981 तक इस पद पर रहे थे। राज्य के सबसे कम अवधि के लिए बने मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा थे जो मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि सिर्फ 16 दिन की अवधि के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने वाले जो सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल देवपुरा थे। हरिदेव जोशी 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने लेकिन कभी भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। एक अनोखा संयोग इनके साथ जुड़ा हुआ है। हरिदेव जोशी जो बांसवाड़ा से आते थे, इनको 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात यह कि कभी भी ये अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। पहली बार 1973 से 77 तक रहे, दूसरी बार 1985 से 88 तक रहे और तीसरी बार 1989-90 में रहे। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है
जो 2003 में झालरापाटन जो झालावाड़ में स्थित है वहां से जीतकर राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। यानी कि राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री 2003 में वसुंधरा राजे बनी थी। प्रदेश में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और 5 बार विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव विरोधी पक्ष लाता है जो सत्ता पक्ष को हटाने का प्रयास करता है। अब तक राजस्थान में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और 5 बार विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री लाता है अपने आप को विश्वास मत हासिल करने के लिए। इसलिए अब तक राजस्थान में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव और 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस वर्ष से पहले विश्वास प्रस्ताव अंतिम बार 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं लेकर आए थे। अभी वर्तमान में 2021 में विश्वास प्रस्ताव अशोक गहलोत लेके आए हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इससे पहले भी विश्वास प्रस्ताव 2009 में लाया गया था, तब भी अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो स्वयं विश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। जबकि अविश्वास प्रस्ताव अंतिम बार 35 वर्ष पूर्व हरदेव जोशी की सरकार के खिलाफ 1985 में लाया गया था। हालांकि उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाया अवश्य गया था लेकिन पारित नहीं हुआ था। इसलिए 1985 में लगभग 35 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव हरिदेव जोशी सरकार के विरुद्ध लाया गया था। राजस्थान में अभी तक 4 व्यक्तियों ने 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 3 या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे, हरदेव जोशी 3 बार रहे, भैरों सिंह शेखावत 3 बार रहे और अशोक गहलोत 3 बार रहे। यानी ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो राजस्थान में 3 बार या उससे अधिक मुख्यमंत्री रह चुके। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल 1952 पहले मुख्यमंत्री और बाद में इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में इनको मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री थे। हरिशंकर भाभड़ा 1993 में रहे जो राजस्थान के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बनवारी लाल बेरवा 2002 में उप मुख्यमंत्री बनाए गए, ये राजस्थान के तीसरे उप मुख्यमंत्री रहे। कमला बेनीवाल को 2003 में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ये चौथी व्यक्ति थी। और सचिन पायलट को 2018 में राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बनने वाले 5वें व्यक्ति थे। यानी कि अब तक राजस्थान में 5 व्यक्तियों को अलग अलग समय में उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्य के प्रथम मध्यावधि चुनाव 1980 में हुए जब छठी विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई थी। यानी छठी विधानसभा से पहले जो 5 विधानसभाएं थी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। 1977 में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार भैरों सिंह शेखावत की बनी थी वो 1980 में भंग कर दी गई थी। विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया था और ये विधानसभा अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। इसलिए 1980 में राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। 5वीं विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक बढ़ाई गई। आपातकाल के कारण यह एकमात्र विधानसभा थी जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक थी। राजस्थान में अब तक एक बार ऐसा मौका आया है जब किसी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा हो। यह 5वीं विधानसभा थी और उस 5वीं विधानसभा में आपातकाल के दौरान, चूंकि 1975 में आपातकाल लगाया गया था, उसके कारण से इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। तो ये एकमात्र विधानसभा थी जिसने 5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण किया था। 5वीं विधानसभा आपातकाल के कारण से 5 वर्ष से अधिक तक पद पर रही थी। हरिदेव जोशी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यानी कि हरिदेव जोशी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष रहने के बाद वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। बरकतुल्ला खां एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। अब तक के इतिहास में राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ वो बरकतुल्ला खां थे जो जोधपुर के रहने वाले थे और 1971 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे
3 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो राजस्थान में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, यानी कि विधानसभा में विपक्ष के नेता रहने के बाद जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने उनमें थे सबसे पहले हरिदेव जोशी, दूसरे थे भैरों सिंह शेखावत और तीसरे थे वसुंधरा राजे सिंधिया। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो राजस्थान में विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री पद भी ग्रहण किया था। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन रहा है। पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, दूसरा राष्ट्रपति शासन 29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977 तक, तीसरा राष्ट्रपति शासन 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक और चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। अब तक राजस्थान के इतिहास में 4 बार राष्ट्रपति शासन रहा है। तो यह है मुख्यमंत्री और राजस्थान के बारे में, मुख्यमंत्री और विधानमंडल के बारे में कुछ आवश्यक तथ्य। ये जो तथ्य मैंने बतलाए हैं इन पर आप विशेष गौर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे तथ्य बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियोज़ में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।